हो गया। देख तो नंदा, कैसा लग रहा है ये लहंगा, और ये इसके साथ की चोली। अच्छे है, लेकिन अगर इस कपड़े को यहाँ ऐसे जोड़ती तो ज्यादा अच्छा लगता, और ये चुन्नट ये इस तरफ से ज्यादा अच्छी लगती। क्यों? हाँ, बात तो सही है। अब बस 2 मिनट दे, मैं अभी से तैयार करती हूँ। 1 घंटे में इसे दुकान भेजना है। पर इतनी जल्दी कैसे? दुपट्टे पर पीको बाकी है, लहंगे और चोली में तुरपन होगी, और फिर इसमें प्रेस भी तो करनी होगी। हाँ, और ये सारे काम तू करेगी। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगी दीदी। मैं बोल रही हूँ अपना काम खुद किया करो। हाँ, तो कर तो रही हूँ अपना काम। अब जो तेरा काम है तू वो पूरा कर। अरे पगली, ये सब करेगी तभी तो सिलाई में हाथ साफ होगा, और फिर क्या पता बाबा तुझे भी कुछ सिलने को दे दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सिलना। तुम ही बनो बाबा की प्यारी बेटी और मुझे फोन चलाने दो। ये कहकर नंदा वापस से फोन देखने लगी, और उसकी बड़ी बहन चंदा रसोई में जाते हुए बोली, नंदू, बाबा के आने से पहले जल्दी से कर दे, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। चल जल्दी उठ। अच्छा, मैं बोल दूंगी बाबा को कि तूने आज मेरी बहुत मदद की। सच बोल रही हो? चंदा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो नंदा फौरन उठकर लहंगे चोली के बचे हुए काम निपटाने लगी। दूसरी तरफ चंदा सबके लिए खाना बनाने लगी। असल में छोटी बहन नंदा को जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, और तब से चंदा बड़ी बहन होने के साथ साथ उसके लिए एक माँ होने का भी फर्ज निभा रही थी। हालांकि नंदा को हमेशा लगता था कि चंदा उससे वो काम करवाती है जो वो खुद नहीं करना चाहती, और उसके पिता भी उससे ज्यादा चंदा को प्यार करते हैं। अरे, आज नंदू सिलाई कर रही है? हाँ बाबा, आज इसने बहुत काम किया। पहले घर में झाड़ू पोछा किया और फिर। रहने दे चंदू, मैं तुझे भी जानता हूँ और इसे भी। चलो अब खाना लगा दो, अगर तैयार है तो। हाँ बाबा, आप हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ये है जीवन। चंदा और नंदा के पिता पेशे से दर्जी हैं, और इन्हीं की कमाई से घर चलता है। चंदा बचपन से सिलाई के काम में अपने पिता का हाथ बटाती आई है, इसीलिए उसके हाथ में सफाई है, और अब वो नंदा को भी सिलाई सिखाना चाहती है। लेकिन नंदा का मन तो कहीं और ही लगा था। क्या कर रही है नंदू? अभी मोबाइल छोड़ और यहाँ आकर मेरी मदद कर दे। नहीं दीदी, अभी नहीं, बस थोड़ी देर रुक जाओ। जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या जरूरी काम कर रही है तू। ला, दिखा मुझे। ये कहते हुए चंदा ने नंदा के हाथों से मोबाइल छीन लिया और फिर स्क्रीन को गौर से देखते हुए बोली, ये कौन है और ये कर क्या रहा है? मशहूर फैशन डिजाइनर विनय मल्होत्रा है। बड़ी बड़ी हस्तियों के कपड़े डिजाइन करता है ये, और इस वीडियो में भी वही कर रहा है। मतलब कि बड़ी बड़ी हस्तियों के कपड़े सिलता है ना? तो हमारी तरह दर्जी तो हुआ। दीदी, तुम ना बस उतना ही दिमाग लगाया करो जितना तुम्हारे पास है। ये फैशन डिजाइनिंग की बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। अरे पर मुझे समझा तो सही, ये आदमी अगर कपड़े सिलता नहीं तो फिर करता क्या है? बताया तो अभी, कपड़े डिजाइन करता है, मतलब कि पहले सोचता है और फिर सामने वाले के हिसाब से कागज पर पूरी ड्रेस का चित्र बनाता है, और फिर इसके लिए काम करने वाले लोग उसी चित्र के हिसाब से वो ड्रेस सिलते हैं। और कितने पैसे मिलते होंगे इस काम के? लाखों में बिकती है इसके बुटीक की एक एक ड्रेस। क्या बात कर रही है? और ये बुटीक, ये क्या होता है? चंदा के इस सवाल का जवाब नंदा दे ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो देखा कि सामने जीवन बेहोशी की हालत में थे, जिन्हें पड़ोस के कुछ लोग सहारा देकर घर लाए थे। बाबा, क्या हुआ बाबा को? दुकान पर कपड़े सिल रहे थे, अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर इनके सिर पर आ गिरा। बस तभी से बेहोश है। अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवा दी है हम सबने। अब इनका ख्याल रखो बेटी अच्छे से। ये हादसा चंदा और नंदा पर बड़ा भारी गुजरा। जीवन के इलाज और दवा पानी में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। और फिर एक दिन, दीदी अब बस एक ही रास्ता है जिससे शायद हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताना? तुम दुकान पर जाकर सिलाई का काम करो और घर के सारे काम मुझ पर छोड़ दो। पर तू कैसे करेगी सब कुछ? तुझे तो घर के काम पसंद नहीं, लेकिन अब बात पसंद नापसंद से ज्यादा जरूरत की है दीदी, और मैं जानती हूँ बाबा का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। नंदा की बात सुनकर चंदा को बड़ी हिम्मत मिली और वो अगले ही दिन से अपने पिता की जगह लोगों के कपड़े सिलने लगी और नंदा घर संभालने लगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ना तो घर के हालात सुधर पा रहे थे और ना ही जीवन की तबीयत। सच में यहाँ ना लोगों को कपड़ा खरीदने का ढंग ही नहीं है। बस चाहते हैं कि दर्जी कोई जादू की छड़ी घुमा दे और हो जाए कमाल। कोई बात नहीं दीदी, गलती लोगों की भी नहीं है। अब यहाँ तो कोई फैशन डिजाइनर है नहीं जो यहाँ के लोगों की जेब के हिसाब से उनके कपड़े डिजाइन कर दे, और फिर तुम उन्हें वैसे का वैसा ही सिल दो। नंदा ने ये बात यूं ही कह दी थी,
लेकिन इस बात ने चंदा को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर कुछ देर बाद, अरे क्या सोच रही हो दीदी? सोच रही हो कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा है? क्या नहीं सोचा? और वैसे क्या सोचा है तुमने? सुन, मैं एक अच्छी दर्जी हूँ, लेकिन तेरे पास वो हुनर है जिसके दम पर हम अपनी छोटी सी दुकान को वो क्या कहते हैं, अरे तूने ही तो बताया था उस दिन, हाँ, बुटीक बना सकते हैं हमारी दुकान को। मतलब ये नंदू कि अब से हम दोनों सुबह सुबह घर के काम एक साथ निपटाएंगे और फिर दोनों एक साथ दुकान पर जाएंगे। वहां तू ग्राहकों को पहले समझाना कि उन पर क्या और कैसा अच्छा लगेगा, फिर उसी हिसाब से मैं उनके कपड़े सिलूंगी। इशारा तो मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दीदी, लेकिन अगर लोगों को मेरे डिजाइन के कपड़े पसंद नहीं आए तो? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मैंने अभी गौर किया, जब से तूने घर संभाला है तब से ही मेरे सिले कपड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उनमें तेरी राय जो शामिल नहीं हो पा रही। चंदा की बात सुनकर नंदा मुस्कुरा दी और फिर अगले दिन वही हुआ जैसा चंदा ने तय किया था। दोनों बहनें घर के काम भी साथ मिलकर करती और फिर दुकान में भी साथ मिलकर काम करती। नंदा में वाकई फैशन की बढ़िया समझ थी और उसके बताए तरीकों को जब चंदा ने अपने हाथों की सफाई के साथ जोड़ दिया तो वाकई वो हो गया जिसका सपना शायद चंदा पहले ही देख चुकी थी। दोनों बहनों की पुरानी और छोटी सी दुकान बहुत जल्द जाने माने बुटीक में बदल गई और घर के साथ साथ इनके पिता की हालत भी पहले से काफी बेहतर हो गई। चंदू, कमाल कर दिया बेटा, शाबाश। इस शाबाशी की हकदार मैं कभी अकेली नहीं थी बाबा, बल्कि वो नंदू ही थी जो हमेशा से अपना दिमाग चलाती आई थी और मैं अपने हाथ। और आज हमारा ये बुटीक उसी की वजह से बाबा। सोचिए बाबा, बिना कुछ सीखे इसने ये कमाल कर दिखाया। अगर किसी अच्छे कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेगी तो फिर तो क्या कमाल कर दिखाएगी ये। चंदा की बात सुनकर जीवन को बड़ी खुशी हुई और फिर उन्होंने नंदा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, जिसमें नंदा के लिए आशीर्वाद भी था और वो दुलार भी, जिसकी आस नंदा को हमेशा से थी। प्रतापनगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है, बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है, इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं हैं। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा, चलता हूं, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाहिए। संध्या बेटी, तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है, सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बिटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना, तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होगे। संध्या का उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है। संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगर वासियों, ध्यान से सुनो, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी। मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे, हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे, हम क्यों चिंता करें। पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी
हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए, इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया। तू राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चली जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं, चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर घर आ जाती है। संध्या बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है, अद्भुत। मुझे जहां तक याद है सबने मुझे उपहार दिए। मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि ये उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहां मेरे कक्ष में रख दिया। राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है, तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था। राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी, हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ, पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूं, ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आएं और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि ये दुपट्टे का टुकड़ा किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, हम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुंचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी। नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है, पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था।
राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है। आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है? कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिलकर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या अभी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी। वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूं। आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। जब मैंने इस पोशाक को देखा, वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदरलाल और शांति को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवाह संपन्न होता है। आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी। Thanks for watching.